गौ माता की जय। जय गौ माता की जय सर। वंदे गो मातरम। बहुत बढ़िया रहा। बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री दीपक जी, ओम प्रकाश जी धनखड़ भी हमारे, सुनील जी और आप हितेंद्र जी ने अच्छी तरह से कोऑपरेटिंग कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के वो कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपत्ति में अवसर ढूंढते हैं और कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसे समय में जब एक बड़ी आवश्यकता देश के सामने और माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो आत्मनिर्भर का एक भारत का एक बड़ा स्लोगन दिया है हमें, ऐसे समय में ये पोटेंशियल ऑफ पावर बेस्ड इंडस्ट्रीज, गौ आधारित उद्योगों में जो संभावनाएं हैं उनके बारे में आपने बढ़िया ये संगोष्ठी रख दी है। आई एम वेरी मच रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ टीम ऑफ FII, प्रदीप जी, बाकी के सभी लोगों को। अब जब बात शुरुआत करते हैं तो बढ़िया रहा कि आपने इनिशिएटिव अच्छा लिया। सुनील जी ने अच्छी सभी गो प्रोडक्ट की बात रखी, सेल्फ रिलायंस गौशाला की बात रखी। बोगराज जी ने एंटरप्रेन्योर के नाते जो प्रयोग किए उन्होंने भी बात की। ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात काफी अच्छी तरह से जो इसे खुद अपने मंत्री भी रहे, हमारे मित्र भी है, धनखड़ जी खुद किसान है। एग्रीकल्चर के बारे में हरियाणा मुझे पता है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में काफी अच्छा काम किया, तो उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी से लेकर के, चारा से लेकर के, मिल्क के लेकर के और जो ब्रीड के लिए जो आज की सीमेंट टेक्नोलॉजी, इन सबका अच्छी तरह से उल्लेख किया। मैं मानता हूं कि और लास्ट में कमलजीत ने अच्छा बहुत जो मेरे मन में है, मेरे प्रश्न, उस सबके भी उल्लेख उन्होंने दिल्ली के लिथियम जोन की जो बात करके, मैंने आपको बताऊं ना, मैंने थोड़े ही समय पहले 2 महीने पहले एक लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, भाई ये लिथियम जोन क्या है, लिथियम जोन है तो इसमें गाय क्यों नहीं रख सकते, जो आज कुत्ता रख सकते हैं आदमी, जैसे घोड़े की बात हुई, तो ये भी विषय मैं अभी आपको बोलूंगा। तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब विषय की बात शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना ने एक सही मायने में हमें जमीन पर ला दिया। लिविंग विद नेचर, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एज वेल एज ह्यूमन किंगडम, समग्र सृष्टि तो साथ में जीकर कैसे जीना चाहिए उनका एक सबक हमें अच्छी तरह एक छोटे से विशाल ने सिखा दिया। काफी मात्रा में हमने व्हाट्सएप भी देखे कि भाई आदमी कैद है और विषाणु बाहर है, ऐसी स्थिति ला दी है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के नाते अभी हमारा, मैं तो मानता हूँ बहुत ऑथेंटिकली, मैं सर्जन हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन गाय के बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे गौ सेवा एवं गौचर विकास बोर्ड गुजरात का अध्यक्ष नियुक्त किया, तभी का वहां बताया था कि गाय को जो इसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया, उनका जो पोटेंशियल है इतना अनएक्सप्लोर्ड है, इनका इतनी डिमांड होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नॉट ओनली स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन वो आज हम बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब इश्यूज में इतना इम्पोर्टेंस है, उनको समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और कभी कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, he wants India to be a glorious and divine country of 21st century, तो हमने वही कहा, यदि हमारे देश को एक महान, भव्य और दिव्य भारत बनाना है तो we will have to go towards again to गौ संस्कृति, गौ आधारित समाज व्यवस्था। हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति गौ आधारित थी, ये तो हम भटक गए, वेस्टर्नाइजेशन के मॉडल में हम चले गए। लेकिन आज फिर से समय आया है, पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना के क्राइसिस में आपने देखा होगा कि रोज कहीं ना कहीं न्यूज आते हैं हमारे आयुर्वेद के बारे में, हमारे पंचगव्य के बारे में। हमारे कोई कहते हैं कि भाई फॉरेनर साइंटिस्ट गाय के मिल्क से एंटीबायोटिक बना रहे हैं which will be useful for कोरोना, और ये सही होने वाला है, देश में शुरू हुआ है। लेकिन मैं जो विषय पर आता हूं आज, कि हम जो चाहते हैं कि फिर से हमें एक नारा देना पड़ेगा, वन का वन फैमिली का,
जहां पॉसिबल है वहां उसके लिए कैसे करना वो भी हमने काऊ हॉस्टल में कहा है। लेकिन चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, चलो प्रकृति की ओर, ये तीन को लेकर के 21वीं सेंचुरी में आगे बढ़ेंगे तो ही नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी आने वाली है, जो 20 साल से कम वाले हमारे बच्चे हैं, वो कहेंगे कि सही मायने में हमारे बाप दादा ने, बुजुर्गों ने हमें सही मार्ग दिखाया और इसी मार्ग पर चलना है। तो गाय को केंद्र स्थान पर, काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, काउ सेंट्रिक सोशल एनवायरमेंट, काउ सेंट्रिक इकोसिस्टम, काउ सेंट्रिक हेल्थ, काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, ये सब विषय को लेकर के एंटरप्रेन्योर के नाते, बहुत बात इंडस्ट्री की होती है लेकिन हम कहेंगे कि नाउ इट इज एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर। और जैसे हमारे दीपक जी बता रहे थे कि काफी मात्रा में एमएसएमई बंद हो जाएंगे, काफी मात्रा में इकोनॉमिक सिनेरियो, इंडस्ट्रियल सिनेरियो बदल जाएगा, बदलने वाला है। सही बात है, क्योंकि समय ऐसा है कि कभी जो बात रेलेवेंट नहीं थी, रेलेवेंट थी आज तक, वो इररिलेवेंट हो जाएगी, और जो अभी भी पता नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है, वो हमें लानी पड़ेगी। जैसे आज का बात करो, वेबिनार, ये तो हम सेमिनार करते हैं, लेकिन आज वेबिनार के नाते हमें आना पड़ा है, तो ये एक पोटेंशियल एरिया बढ़ गया। तो सिमिलरली काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में इनका जो हमें इम्पोर्टेंस होने वाला है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि 20 साल से लेकर के बाकी के सब युवा जो आज गांवों से पलायन हो रहे हैं, उनके बदले फिर बैक टू विलेज, बैक टुवर्ड्स काउ एंड बैक टुवर्ड एग्रीकल्चर, यानी कि और बैक टुवर्ड एग्रीकल्चर काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें जाएंगे। आज मैं जो यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ अलग अलग विषय पर, अभी मुद्दे पर आ जाता हूँ कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारी समाज व्यवस्था है, उसमें एक आदर्श समाज की जो बात महात्मा गांधी जी कल्याण राज्य होगा, जब अपना देश, अपना समाज एक सुखी संपन्न होगा, समृद्ध होगा, सुविधा से युक्त होगा, सुरक्षित समाज होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, स्वावलंबी होगा, स्वाभिमानी होगा, संस्कारी होगा और समरस होगा। ऐसे एक समाज, जिनको एक आदर्श समाज कहते हैं। और मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इस सभी विषय में कि समाज को कैसे गाय आधारित, और इतना ही नहीं, 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, तो गरीबी निवारण से लेकर यूथ एम्प्लॉयमेंट से लेकर के विमेन्स एम्पावरमेंट से लेकर के इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक का, all 17. And I can say proudly that we have worked a lot, and we can say that cow-centric economy, cow-centric social environment can fulfill all these 17 goals of sustainable development for better world tomorrow. इसलिए तो गाय को बोला गया है गावो विश्वस्य मातरः। It is not only for India. She is not only for Hindu. गाय दूध देती है तो सबके लिए देती है। गाय का गोबर गोमूत्र से जो उपयोग होता है, इट्स यूनिवर्सल। गाव सर्वस्व का प्रदा कहा, इट इज नॉट कहा, ये नहीं कहा कि गाव हिंदू लोगों के लिए प्रदा है। शी इज बेनिफिशियल टू ऑल, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल क्रिएचर्स। और इसमें तो मैं तो अभी थोड़ा सा आपको एग्जैजरेशन भी लगेगा, लेकिन कहूंगा कि स्पिरिचुअल जब बात होती है तो हाउ इज रियली beneficial to all creature, including देवता, including God, goddess, everybody. लेकिन वो आज का विषय नहीं है। मैं अपने ह्यूमन बीइंग और अपने देश की परिस्थिति के बाद और अपने आज के विषय पर जब आता हूँ, तो मैं कहूंगा कि गाय की जो खुराक है, पंचगव्य, उनको स्ट्रेट वे मैं कहूंगा कि कैसे उपयोग में ला करके हम आने वाले दिनों में कैसे बिजनेस और इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 जो मुख्य आइटम है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, काउ मिल्क, काउ कर्ड, काउ घी, काउ यूरिन, काउ डंग, और 2 एडिशनल आइटम, बुलॉक, बुल पावर। देखो आजकल हमें पता नहीं है, ये तो हम वेस्टर्नाइज और इतना कॉलोनियल माइंडसेट से हम गुलाम हो गए हैं कि हमने हॉर्स पावर बोला, लेकिन हमने जो समझा है और मैंने जो देखा है, बुलोक पावर is much far better or powerful than the horsepower. I am telling scientifically. I am not telling just by myth.
इनके ग्रुप का जो पावर है ना कैलकुलेशन के फाइल आज हॉर्स पावर में गिनते हो, तो वो ग्रुप पावर उनका एनर्जी का उपयोग और साथ साथ में बाकी के जो इंडस्ट्री के साथ गाय के साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री, इन सब का हम स्टेप बाय जब बात करते हैं तो पक्का मैं कहता हूं कि नाउ इट इज हाई टाइम टू रीथिंक ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। बहुत हो गया, बहुत वेस्टर्नाइज मॉडल, टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज, योग्यतापूर्ण समझ पूर्वक का उपयोग करने का अब हमें समय आया है। तो इसमें नेचर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हम कहते हैं दोहन करो, शोषण नहीं, शोषण मुक्त ऐसी व्यवस्था गाय के साथ मिलकर के समाज को कैसे काउ सेंट्रिक ऐसी एक समाज व्यवस्था जो नेचर के साथ चले, जो सोसाइटी को एक फेयर सोसाइटी, एक कल्चर यानी कि कोई मिथोलॉजी कल्चर संस्कारी एक सद्गुणी समाज ऐसे बनाने में हमें गाय के साथ चल करके आने वाले दिनों में आगे बढ़ना। अब मैं आता हूं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन काउ बेस्ड इंडस्ट्री। थोड़ा सा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पहली बात है तो सबने थोड़ी सी की, अपने माननीय धनखड़ जी ने डिटेल में कहा कि काउ ब्रीडिंग आज इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप किसान को या तो एंटरप्रेन्योर को मैं कहता हूं कि अभी लोन मिलती है नाबार्ड से, सीडबी से, बाकी की अलग सभी कॉमर्शियल बैंक से। और हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट करूं, ब्रीड की बात आई तब जो शब्द मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम जो बात करते हैं भारतीय प्रजाति की, अपनी इंडिजिनस ब्रीड, नाउ देयर आर recognized by government India, there are 50 breeds, पहले 43 थी, बाद में now 50 breed, हिमाचल से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के अपने बंगाल की सिरी तक। तो ये सब ब्रीड की हम बात कर रहे हैं। इसलिए और गाय की बात आती है तो पूरे गौ वंश की बात, ये दो बात मैं स्पष्ट करूं, गाय यानी कि गौ वंश अपनी भारतीय गाय और उनकी जो गुणवत्ता है ये बाकी की गायों के आधार पर बाकी के लोगों ने कहा, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके जो वर्च्यूज है, गाय के दूध की क्वालिटी है, केवल A2 मिल्क के नाते नहीं है। A2 मिल्क की जब वन पार्ट हो गाय के दूध की क्वालिटी का, उसमें सुवर्ण तत्व है, उसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसमें बायो एनहांसर एक्टिविटी है, इसमें एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर तत्व है, सुवर्ण तत्व। इसे लेकर के देयर आर 791 एलिमेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क एंड काउ यूरिन by our Junagadh University Dr. Golakia, and it is scientifically proved. तो ये पॉलिटिक को आधार में रख करके हमने गुजरात में जैसे उल्लेख भी हुआ कि कोऑपरेटिव के दो मॉडल माननीय नरेंद्र भाई ने शुरू करवाए। एक बनासकांठा में कोऑपरेटिव डेयरी का केवल नाम रखा है A2 देसी मिल्क, लेकिन अब तो हम कहेंगे कि वो देसी मिल्क और उनका किसानों को भी प्राइस ज्यादा मिलना, केवल फेट पर आधारित नहीं, SNF फेट प्लस ये सब जो क्वालिटी के आधार पर उनको 51 रुपीज दिए जाते हैं पर लीटर पर किलोग्राम, और दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 70 रुपीज। इट्स ओके कोऑपरेटिव। हमें पता है कि बहुत से लोग 50 रुपये से 60 रुपये लेकर के 100-120 रुपये में बेचते हैं। इट्स ए बिजनेस, इट्स ए प्रोफेशन। मैं एंटरप्रेन्योर को बहुत से जानता हूँ तो 10-20 गाय रख करके 50-100 लीटर गाँव में बगल में गाँव में रखते हैं अपने फार्म में, और वहां से शहर में आकर के अच्छी तरह से पैकिंग में 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये तक ये मिल्क बेचते हैं। इसे एंटरप्रेन्योर 10 गाय रखो, हमारी बहनें 10 गाय रखती है, उनको लोन मिलती है, सब्सिडी मिलती है, और एवरेज गाय यदि पूरे दिन का 10 लीटर ही या तो 6-8 लीटर भी गिनो तो भी 100 लीटर दूध हो गया, और उसको 80 रुपया भी मिल गया, 800 रुपीज, 8,000 रुपीज पर डे, और इतना खर्चा नहीं होगा। तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बिजनेस। और लोगों को पता चला है, माननीय सुनील जी ने कहा कि कितना जहर युक्त दूध आ रहा है, कितना ऐसे एडल्टरेटेड मिल्क मिल रहा आ रहा है। तो इसका प्योर मिल्क यदि आज लोगों को देना है तो अच्छे दाम देने वाले लोग तैयार हैं, तो हमारे एंटरप्रेन्योर महिला को यूथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होगी, महिला को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, महिला भी एंटरप्रेन्योर तैयार होगी। तो ये एक बड़ा बिजनेस। दूसरा, ये दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ब्रीड, मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं
अरे मैं तो अभी गया था, पुणे से निकल रहा था, जो सहस्त्रबुद्धे जी करके मिल गए, सर मेरे गौशाला देखने आओ। ही इज ओनली प्रिपेयरिंग बेस्ट बुल्स, अच्छे अच्छे सांड बना रहे हैं। परिवार, उनके बाप, उनका उनका फोरफादर, इसे गाय का पूरा उनके पास उनकी प्रोजनी रहती है। और वो जो बुल बनता है, तैयार बछड़ा तैयार होता है, उनको 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख तक लोग ले जाते हैं। तो ये बिजनेस, मैं तो इंटरप्रेन्योर को कहूंगा कि इसी आप में 5 गाय भी रख ली ना, जिनका दूध 20 लीटर पर डे है, हो गया उनका बछड़ा है, कोई बात नहीं। बछड़े को अच्छी तरह से खिला पिला करके बढ़िया बनाओ, और बिलीव मी 2.5 साल में वो बढ़िया सांड, बढ़िया बुल बन जाता है। और उनका सीमेंट, उनकी एक तो सांड की कीमत आ जाएगी, यदि उनसे आगे भी बढ़े और सीमेंट स्टेशन बनाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनका भी उल्लेख हमारे माननीय धनखड़ जी ने किया। अपने पंजाब में जो ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल में है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल में स्वामी जी ने गिर गाय भी रखी है, वहां साहिवाल है, उनकी बेस्ट बुल है। बुल से वो सीमेंट डोज बना रहा है, और सीमेंट डोज वो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छा सीमेंट की डिमांड है। तो ये भी इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। इसमें मैं ये कहूंगा कि स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं, मीडियम स्केल में भी जा सकते हैं। और यदि कोई बड़ी कोई पार्टी आती है, कॉर्पोराइजेशन, आई डोंट माइंड, वी विल गिव देम ऑल फैसिलिटी। आइए 100-200 बुल का बड़ा बुल मदर फार्म बनाइए, सरकार की जो हमारी राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जो स्कीम का बेनिफिट लीजिए, और 200 बुल मदर फार्म से केवल बुल अच्छे, और बुल का सीमेंट, और आने वाले दिनों सीमेंट से भी अब तो सेक्स सीमेंट आ गया है, गवर्नमेंट सप्लाई करे। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया, वेरियस बुल मदर फार्म है, ब्रीडिंग फार्म्स है, अपना ICAR है, अपना NDRI करनाल है, अपना NIAB है, अपना NBGAR है, अपने NABI है, NDDB है। ऐसे तो ये गवर्नमेंट, या तो मैं कहूंगा कि थोड़े से नॉन गवर्नमेंट बायर, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं तो इसलिए कहूंगा कि फॉरेनर्स को, यानी फॉरेनर्स आर लिसनिंग टू माय स्पीच, कम टू इंडिया। मेक इन इंडिया कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। यू कम ओवर हियर फॉर फर्स्ट क्लास वेरी गुड ब्रीडिंग फार्म, you keep 100, 200, 300, 400 cow in with their bulls and make a semen station, पूरा लेबोरेटरी का सेटअप, और लेबोरेटरी के सेटअप के साथ आज बहुत से हैं अपने देश में, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अब तक पता नहीं है लोगों को इनमें कितनी पोटेंशियलिटी है। थोड़े दिन पहले मैं गया था सिक्किम, सिरी, वहां की ब्रीड जो नॉर्थ बंगाल की, आसाम की और वहां की, वो सिरी ब्रीड का दूध इतना मेडिसिनल वैल्यू वाला है, ये आराम से 200 रुपया तक लीटर किलो में मिल सकते हैं। जरूरत है थोड़ी जागृति, थोड़ी उनका वैल्यू एडिशन। और इनका यदि ब्रीडिंग फार्म हो गया, इनका सीमेंट लोगों को वहां मिलने लगा, तो गाय जो 2-3 लीटर देती है, वो आराम से 5-6 लीटर तक हो जाएगी, और ये 6 लीटर तक होगी तो उनका बढ़िया उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब मैं कहता हूँ कि बड़ी इतनी पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए जेनेटिक लैब, ब्रीड के लिए ब्रीडिंग फार्म, बुल मदर फार्म, अच्छी ब्रीड की गाय, क्योंकि गाय एक जो है वो अपने जीवन काल में 10, 12, 18 मैंने एक गाय को ऐसी देखी है कि जिन्होंने 22 टाइम डिलीवरी हुई, बच्चे दिए 22 बार, तो उसमें से 10-12 बछड़े हो गए, 10-12 बछड़ियां होगी, और कोई हर गाय 3 साल में मां बन जाती है। आज बछड़ी का जन्म हुआ मेरे वहां, 2.5 साल 3 साल में वो मां बन जाएगी, और दूसरा बछड़ी आ जाएगा। तो एक बछड़ी अपने, एक गाय अपने जीवन काल में करीब 40 जितनी गाय की बढ़ोतरी देती है। इट्स ए वैल्यू एडिशन, इट्स ए प्रॉफिट। ये भी एक बड़ा बिजनेस है कि मेरे पास आज 5 गाय रखी, 5 साल में मेरे पास 50 हो जाएगी। तो ये दिस इज रियल एंटरप्रेन्योरशिप। आइए, इसमें बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। आप NGO के मार्फत कर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत से कर सकते हैं, आप कोई अपना बिजनेस खोल कर सकते हैं, या तो बड़ा कॉर्पोरेट के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। तो ये काउ ब्रीडिंग का बहुत बड़ा
बड़ा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, प्लीज लिसन मी, क्योंकि मैं जो कहता हूं कि इट्स ए सोशल वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस। ये कोई एक्सप्लॉयटेशन वाला, जल्दी पैसा कमा लेने वाला और शोषण युक्त हम अपना करोड़पति बन जाए ऐसा बिजनेस के लिए आना नहीं। आप सेवा के साथ मेवा, सेवा भी होती है और पैसा भी मिलता है। और अपने भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सदलक्ष्मी हमारे पास आनी चाहिए। तो गाय के माध्यम से हम रिजनेबल प्रॉफिट कमाएं, गाय की सेवा भी होगी, उनका तो बेनिफिट मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होता है, वो अभी यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन साथ साथ में देश की उन्नति होगी, देश में हमारे देश समृद्ध होगा, देश सुखी होगा, स्वस्थ होगा। तो ये बड़ा एक ग्रिड का इंप्रूवमेंट का बात की। नेक्स्ट में आता हूं, और ऐसे बहुत मेरे पास उदाहरण भी हैं जो 10 गाय से लेकर के कॉर्पोरेट तक। बिलीव मी, हमारे कहने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में जामनगर में आज उनके पास 200 बेस्ट गिर गाय का हर्ड है। और वो मैंने जो भी कहा उसी लाइन पर प्योरली प्रॉफिट मेकिंग, नॉट एट ऑल सेवा की बात, ये प्योर प्रॉफिट मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर, एक कॉर्पोरेट के लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी गाय माता, जो मैं स्टे कटल की बात करूंगा तब आएगी, कि तभी बचेगी, तभी गौरक्षा सही होगी जब हम गाय का गौमूत्र, गोबर और दूध का सही मायने में उपयोग करके हम सेल्फ रिलायंट होंगे। कोई ना कोई थोड़ा सा हमारा गुजराना होगा, वो गाय रखेंगे, तो छोड़ देंगे। किसान की आज हालत क्या है, लेकिन उनमें से हमें ये करना है। दूसरी बात मिल्क की, जैसे मैंने कह दिया, मिल्क मार्केटिंग का, मिल्क वैल्यू एडिशन का। आपके पंजाब में नजदीक में मैं गया था, अरे चंडीगढ़ से आगे एक गाँव है, भूल गया अभी, याद आएगा तो कहूंगा। वहां एक लड़का है, 200 गाय रखी है, और गाय से पूरे मिठाई बनाता है, सभी प्रकार की अलग अलग दिल्ली तक बेचता है, वैल्यू एडिशन। और बोलता है कि यह देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय के बना हुआ ये पेंडा, देसी गाय के बना हुआ ये बाकी के सभी स्वीट, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इट्स एंटरप्रेन्योर, इट्स वैल्यू चेन और फॉरवर्ड लिंकेज है। ये भी आज एंटरप्रेन्योर, बहुत से लोग यहाँ एक प्रीमियर आइटम के नाम पे ये टू मिल्क या तो देसी गाय का मिल्क और उनकी प्रोडक्ट, गाय का घी, आज मेडिसिनल वैल्यू इतनी है कि अमेरिका में यहाँ से हमारे पास तो मुझे लगभग रोज एक बार फोन आता होगा, और वो कहते साहब हम 4 रुपया भी देंगे किलो का, 1 किलो का, लेकिन हमें प्योर और रियली ऑथेंटिक गाय का घी चाहिए, और मैं भेज रहा हूँ। अच्छी बात है, तो ये भी एक बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी का बात कहा, पंचगव्य मेडिसिन बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो भी मैं कहता हूं कि आप आगे आइए। पंचगव्य से बहुत सी दवाइयां बनती है, ऑथेंटिक दवाइयां, जैसे एलोपैथी का शास्त्र है वैसे आयुर्वेद का शास्त्र बड़ा है, उनके ऑथेंटिक बुक है, शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों के साथ आयुर्वेद के जो प्रमाणित ग्रंथ है, जो रिकॉग्नाइज ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक, उसमें जो लिखा है इसी दवाई बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस। मुझे तो मेरा तो पर्पस क्या है, मेरी गाय का दूध, मेरी गाय का गौमूत्र और मेरी गाय का गोबर का उपयोग करके आप दवाई बनाए, ताकि मेरी गाय, मेरा किसान, मेरा गोपालक वो सस्टेनेबल हो जाए। यदि आप फॉरवर्ड लिंकेज होगी तो ये बेच पाएगा। इसलिए पंचगव्य मेडिसिन का बहुत बड़ा बिजनेस कोऑपरेटिव के रूप में हमने यहाँ शुरू किया है। हमारी भावना भी चिकलिया मेरे साथ मिनिस्टर थी अटल जी की सरकार में, उन्होंने उस समय एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में महिला कोऑपरेटिव के नाते, महिला एनजीओ के नाते हमने यहाँ मनरेगा से बहुत सी बहनों को, और अपने जो DRDA होता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी एक आइटम को बनाने के लिए जो ITI का बिजनेस है, ITI का ट्रेनिंग, उसमें भी महिला को ऐसी ट्रेनिंग का सब्जेक्ट हमने ऐड करवा दिया है, ताकि वो आइटम बना करके पंचगव्य मेडिसिन का और बाकी के आइटम का बहुत बड़ा मार्केट आगे बढ़ सके। मैं जल्दी करूंगा। बायो पेस्टिसाइड, देखिए आज पूरा विश्व त्रस्त है बीमारी से। मैं कैंसर सर्जन हूं, मैं भी नहीं समझता था, मैं भी किसान बेटा, मैंने भी इतनी पेस्टिसाइड बचपन में जब खेती करता था, तब मैं तो सर्जन हुआ, तब तक मुझे खेती करनी पड़ी थी, क्योंकि गांव के अलावा कहीं घर नहीं था।
तो मेरे पिताजी के साथ जो खेती करता था, इतना पेस्टिसाइड, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना एनपीके, इतना डालता था कि मुझे पता, हमें तो ये था कि हमारा पौधा अच्छा होना चाहिए, हमारा फसल ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये जहर डालता हूँ, ये किसी ने न पढ़ाया था, न हमारे लोगों ने सिखाया था, न हमारी सरकार की नीयत थी, और इनके कारण आज पता चला कि इतने डायबिटीज, इतना कैंसर, इतना हार्ट अटैक, इतनी बीमारियां लीवर से लेके आई कैन प्राउडली, और वैसे तो प्राउडली नहीं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सब बीमारियों का कारण ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉक्सिन मटेरियल जो हम खुराक में खा रहे हैं, उनसे बचाव के लिए अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चला लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लास्ट 15 अगस्त को बोला था लाल किला के मैदान से कि मैं अपनी भारत धरती माता को जहर मुक्त करना चाहता हूँ। कैसे बनेगी? केवल गाय गौमूत्र और गोबर से बना हुआ पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर। अपने देश में आज केवल वी आर यूजिंग ओनली 3% ऑफ बायो पेस्टिसाइड, ओनली 3%। सी कितना ह्यूज स्कोप है। हमारे एंटरप्रेन्योर आगे आ जाए, अपने 5 गाय या 10 गाय या 10 गाय का गौमूत्र इकट्ठा करे, एवरेज 5-7 लीटर इकट्ठा कर सकते हैं एक गाय का एक दिन में, और उनका पेस्टिसाइड बनाए। किसानों को किसान बनाए तो ठीक है, नहीं तो जो जीवामृत बनाते हैं तो अपने आप, नहीं तो बेचे किसानों को, अच्छा वैल्यू एडेड चेन सब करें। बायो फर्टिलाइजर आज वो भी आज यूरिया की गुजरात में हमने प्रयोग किया। यहाँ के जो गुजरात के फर्टिलाइजर कारखाने, उनको बता दिया कि भाई आपको यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर 5% बायो फर्टिलाइजर कंपल्सरी। तो ये हुआ, उन्होंने आज 10% कर दिया। अब मैं लगा हूँ भारत सरकार में इफको, क्रिपको, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर में, इसलिए आपको 10% बायो फर्टिलाइजर धीमे धीमे वो बढ़ाते 10 से 20 से 30 करके केमिकल फर्टिलाइजर घटाते जाओ और बायो फर्टिलाइजर बढ़ाते जाओ, और वही किसान को जैसे सप्लाई हम करते हैं उसी ढंग से बायो फर्टिलाइजर सप्लाई करेंगे। प्राइवेट भी कर सकते हैं, ये बड़ा बिजनेस है। मैं तो कहूंगा कि बड़े बड़े लोगों को, पैसे वालों को आप आगे आई, गौमूत्र और गोबर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में मिल सकता है। हमारे पास हजारों गायों वाली गौशालाएं हैं, उनका गौमूत्र गोबर वैसे वेस्ट हो जाता है। उनका कलेक्शन करके विद विद सिचुएशन में पीपीपी बोर्ड पर गौशाला है, 5000 गाय हैं, उनका कंपाउंड है, वहां बायो फर्टिलाइजर प्लांट डालो, वहां बायो पेस्टिसाइड का प्लांट डालो, इन्वेस्ट करो, और दोनों विन विन सिचुएशन में आप पैसा कमाओ और अपनी गौशाला को सस्टेनेबल बना दो। न केवल सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल मैं कहता हूँ। और उसमें सरकार की अलग अलग प्रकार की स्कीम का ला रहे हैं कि किससे किसानों को वो भी, जैसे यूरिया डीएपी में भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो बायो फर्टिलाइजर में, बायो पेस्टिसाइड में, सब में आ रहा, मिल रहा, आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए एंटरप्रेन्योर को मैं कहूंगा कि आप, और सपोज ये गाय नहीं रखना है तो भी गौमूत्र कलेक्ट करो तो गौशाला से, तो कलेक्ट करके अपनी छोटी सी फैक्ट्री बनाओ, गोबर कलेक्ट करो। मीडियम स्केल में कर सकते हैं, स्मॉल स्केल में भी कर सकते हैं, और या तो लार्ज स्केल में कॉर्पोरेट में भी कर सकते हैं। हमारा मित्र है यहाँ डॉक्टर, वो भी सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, भारत करके कंपनी बनाई, और ईद गिर्द के लगभग 70 गांवों से वो गोबर खरीदता है। लगभग 40 ट्रक्स उनके रोज आते हैं, और ट्रक से वो 5000 क्यूबिक मीटर का उन्होंने बड़ा बायोगैस प्लांट बनाया है। और बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर दोनों बनाता है। बायोगैस बनाता ज्यादा तो बायो फर्टिलाइजर कम होता है। नाउ इट इज टाइम के बायो फर्टिलाइजर ज्यादा बनाए और बायोगैस कम बनाए। वो बायोगैस की लिंक फिर ओएनजीसी ले लेती है, वो बायोगैस कर लेते हैं। बायोफर्टिलाइजर वो भी गवर्नमेंट में या तो प्राइवेट में भी बेच सकते हैं। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी गौशाला को सस्टेन करने की। और हम तो कहते हैं कि जो आपने बताया ना दीपक जी ने कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उस समय गुजरात में भी हुई थी, तो पूरे हमारे मित्र आए थे। मैंने उनके सामने विषय रखा था कि यू कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन काउ बेस्ड इंडस्ट्री। आप आइए, आप जो स्कूल के लिए कहीं कहीं डोनेशन देते हैं, कहीं कहीं आरोग्य के लिए डोनेशन देते हैं अपने देश में, उनके साथ साथ हमारी गौशाला को डोनेशन दीजिए। लेकिन वो डोनेशन में केवल डोनेशन के नाते नहीं बोल रहा, मैंने लिखा यू कम एज ए इन्वेस्टर,
डोनेशन बट इन्वेस्टमेंट के रूप में तो बताओ कि आप ये बायो फर्टिलाइजर प्लांट डालो और उनमें से जो प्रॉफिट होगा वो आपका, ऐसा करके कोई ना कोई मैकेनिज्म हम कर सकते हैं। देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक बड़ा बिजनेस बायोकेमिकल, बायो पेस्टिसाइड का, बायो फर्टिलाइजर का करते हैं। क्योंकि मेरे पास जो फिगर है उसमें नहीं जाऊंगा सभी करने इसलिए, लेकिन आने वाले दिनों में ऑयल इंपोर्ट करने का हमें जो खतरा होने वाला है, तब हमें फिर आत्मनिर्भर भारत ये बात समझ आएगा। हमें कहीं से ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, ऐसा दिन लाना है। और इसके लिए अपने देश में जो आज के सेंसस के मुताबिक 19 करोड़ गाय है, उनका गोबर और उनका गौमूत्र ही सफिशिएंट है, जो के जिसके कारण से हम अपने देश के पूरा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, पूरी अपने पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की गवर्नमेंट की विल हो, नियत हो। और यह साबुत है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, बायो फर्टिलाइजर के बारे में खुद अपनी मीटिंग में एक के बात को उल्लेख करके जो प्रयोग उन्होंने गुजरात में करवाए और उनके आधार पर कैसे अपने देश में, पूरे देश में ये हो, ताकि आत्मनिर्भरता का हम आने वाले दिनों में ऑयल इंपोर्ट में भी देना न पड़े और आत्मनिर्भर हो जाए। ये जो मीथेन फार्मिंग की बात है वो बायोगैस की, बाद में इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हम गैस चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड, ये चार एनर्जी के रूप में काउ डंग और काउ यूरिन से, और ऐसे बहुत से आप तो वीडियो भी देख सकते हैं, काफी वीडियो भी आता है कि भाई कैसे बायोगैस सीएनजी का प्लांट बनता है, उनमें सरकार की सब्सिडी है, एमएनआरई की सब्सिडी है, अपने ऊर्जा मंत्रालय को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सब्सिडी है। उन्होंने भी करीब अभी योजना बना रहे हैं, 5000 ऐसे बायोगैस बायो फर्टिलाइजर प्लांट की योजना आ रही है, और ये सब एंटरप्रेन्योर के लिए। वैसे ही बायो फर्टिलाइजर की, वैसे ही बायो पेस्टिसाइड की। कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत ये है कि उनके डेफिनेशन में जरा होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहे, बायो फर्टिलाइजर किसको कहे, उसमें क्या होना चाहिए, सब हो रहा है, तो रिसर्च का काम है, लेकिन हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं। हम तो कहेंगे कि ये सब हम आने वाले दिनों में एंटरप्रेन्योर के नाते कैसे घर घर पे एक काम करवा, तो ये बढ़िया सा प्लान की बात है। अब थोड़ा और प्लान जिस बात बताई, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत हो तो कुछ क्वेश्चन भी लेना चाहेंगे हम। मुझे अभी इसलिए कि क्वेश्चन किसी को देने न पड़े, इसलिए मेरे पास अभी भी जो एंटरप्रेन्योर के नाते 4-5 कैसे बिजनेस कर सकते हैं लोग, ये मैं मेरी बात पूरी करता हूँ 5 मिनट में। जैसे कि एक है अपने गोबर से, जैसे बाकी के बनाए, लेकिन मेरे सामने ये गमला है, देखिए ये बिल्कुल अपने जो प्लास्टिक में नर्सरी में बनते हैं पौधे, उनके बजाय एक गोबर से बनाया गमला। फिर वो अपने मोबाइल के लिए जो आती है चिप आती है रेडिएशन, एंटी रेडिएशन की, बाकी के बहुत सी ऐसी आइटम वो बना सकते हैं। तो एक दूसरा एंटरप्रेन्योर के लिए साबुन से फोटो गोबर से। अभी ये देखिए हमारे थोड़े दिन पहले ये हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी का बनाया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अपने रोज को कहूंगा कि मेरा जो जरा इलाज कर दे, तो देखिए ये बिल्कुल गोबर से बनाई, ये हम टेबल पर रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी आइटम के बारे में भी एक ये बड़ा एंटरप्रेन्योर बिजनेस है। नेक्स्ट बात है जो बिल्डर थे, बिल्डर भी जब आज बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, हाउसिंग कॉलोनी, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें वो रखते हैं स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, गार्डन। तो हमने यहाँ पर शुरू किया कि वहां क्यों उसी कैंपस में छोटी सी गौशाला न हो, गाय रखे, और जो बिल्डर का वो पूरा मैनेजमेंट का एसोसिएशन होता है वो हाउसिंग का, वही गाय संभाले, और गाय का दूध उसी फ्लैट के, उसी कॉलोनी के सब लोगों को मिले, नजर सामने की गाय का। इनका नाम रखा हमने काऊ हॉस्टल, गौ छात्रालय। तो ये ऐसे बिल्डर थोड़ी सी जगह रखेंगे अपने पूरे कैंपस में, कॉलोनी में, हाउसिंग कॉलोनी में या तो फ्लैट में, जहाँ गौशाला होगी, गौशाला के साथ साथ दूध मिलेगा, घी मिलेगा, गाय का सहवास मिलेगा, बच्चों को पता चलेगा कि व्हाट इज रियल काउ, गाय की महत्ता के बारे में वहां बैठेंगे, बुजुर्गों के साथ उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो ये बिल्डर को कहना मैं चाहता हूँ कि आप बिल्डर बनकर के डेवलपर में
कहीं ना कहीं गौशाला का शब्द यूज करो, गौ वस्त्र का यूज करो, गौ सदन का यूज करो शब्द, कोई भी ये कर सकते हो। दूसरा, बिल्डर को कहूंगा कि वो अभी टाइल्स, गाय के गोबर से बनी हुई टाइल्स का उपयोग करवाओ। इतना रूम टेम्परेचर कम हो जाएगा कि आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऊर्जा का बचाव हो जाएगा। और उनकी जो बाकी की इफेक्ट है, इनकी रेडिएशन हमें बचा सकती है ये रेडिएशन से। आज हम सब डर रहे हैं अणु युद्ध से। यदि हमारे यहाँ एटम बम फूट गया तो नागासाकी हिरोशिमा में हुआ था, वैसा होगा तो क्या होगा? यदि आपके पास गाय है, यदि आपके पास गाय का गोबर है, गाय के गोबर से बने उपले हैं, गोबर से बनी आइटम है, तो जरूर मानिए कि आपकी रक्षा होगी होगी होगी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस ने प्रूव कर दिया है, रशिया ने प्रूव कर दिया, अमेरिका ने प्रूव कर दिया है। उनके वो बंकर को, वहां के जो हमारे उनके जो सैनिक रहते हैं, उनके बंकर को गाय के गोबर से लिपते हैं, क्योंकि तो वैसे नहीं लिपते हैं, उनका कोई रीजन है। ये बात को लग रहे अपने बिल्डर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए करिए। काउ टूरिज्म एक और सब्जेक्ट है, तो टूरिज्म के नाते इसी गौशाला है, अपना बढ़िया कैंपस बनाए, बच्चे आए वहां आकर के बैठे खेले। अभी कृष्णा गौशाला है, मैं सजेस्ट करूंगा कि दिल्ली में, आउटर दिल्ली में वहां जाए, देखिए कि कितना बढ़िया उन्होंने एक कैंपस बनाया है, रियली वर्थ सी। और आदर्श मॉडल खड़ा किया है। एक भी गाय की मैं जो बात कर रहा हूँ सब वहां हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है वहां, ट्रेनिंग के क्लास। ये भी एक बड़ा बिजनेस हमारे रमेश भाई करते हैं। वो हर महीने वहां पूरे देश के IAS IPS रिटायर्ड लोग, साइंटिस्ट, IIT वाले 4 दिन का अभ्यासक्रम उन्होंने रखा है, गाय गौशाला और ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो इंडिजिनस सिस्टम सिखाते हैं। ये भी एक बड़ा, ये भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, हर एक जगह कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है उनका हमें फायदा लेना है। ये सब बातें मुझे लगता है कि मुझे जो करनी थी मैंने किए। एक बात रहेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आप गोबर और गोमूत्र से ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उसका भी जैसे बताया कि हमने माननीय गुजरात के हमारे गवर्नर, वो आपके हिमाचल के है आदरणीय, तो उन्होंने भी पूरे मुहिम उठाई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, गौ आधारित कृषि की। और उसमें भी किसानों को बोलते हैं कि आप गाय को स्ट्रे कैटल का सोल्यूशन, स्ट्रे कैटल के लिए जो गाय हैं या गौशाला है, मैं एंटरप्रेन्योर को एक आह्वान करता हूँ, आप आगे आइए। गांव में 50 गाय, बड़े शहर में तो 100 गाय, कहीं कॉर्पोरेट में जाना तो 1000 गाय। अभियान बनाए, सरकार बनाएगी, सरकार के साथ जुड़िए PPP मोड पर, और वही स्ट्रे गाय दूध नहीं देती है फिर भी उनके गौमूत्र गोबर का उपयोग करिए, और उपयोग करके आप एक अच्छा मॉडल खड़ा करेंगे, आप भी प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में। और साथ साथ में हमारी एक गाय भी स्ट्रे कैटल न रहे, एक गाय भी रास्ते में न घूमे, ये दिन हमें देखना है। तो इनको हमें इकोनॉमी के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ना है। ये सब बातें मैंने इसलिए की है आप सबको कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। वेटरनरी मेडिसिन का फील्ड रहेगा, गायों की हेल्थ, उनके गायों के लिए भी आप कितनी दवाई बना सकते हो, ये भी फील्ड है। चारों का बोला तो चारे के लिए भी आज फीड फैक्ट्री से लेकर के चारे की अलग अलग प्रकार की, ये भी एक एंटरप्रेन्योर के नाते बिजनेस हो सकता है। आज फीड फैक्ट्री की बहुत कमी, गाय को अच्छे न्यूट्रिशनल आइटम नहीं मिलती, तो उनका भी एक बड़ा बिजनेस है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत से लोग कर रहे हैं, अच्छा पैकिंग मार्केटिंग करके। हम एक लड़का केवल इंटरनेट पर बैठा बैठा डिजिटल मार्केटिंग के साथ हर महीने 30,000 रुपया कमाता है। वो कहता है कि अंकल मैं केवल 3 घंटा देखता हूँ और पूरे मेरा इंटरनेट से अमेरिका बाकी के लोगों से ऑर्डर आता है, मैं सप्लाई कर देता हूँ और आराम से मेरा 30,000 रुपये मिल जाता है। ये बड़ा मार्केट है। और मार्केटिंग बिजनेस है गाय का RFID, उनको गाय का पहचान का जो टैग आता है गाय का, वो उनका एक चिप आती है, वो चिप लगाने का डिजिटल बड़ा एक बिजनेस कंप्यूटर का, वो भी एक बड़ा बिजनेस के नाते। आप आज इंजीनियर लड़के हैं जो IT वाले हैं, IT वाले हैं, वो गाय को चिप लगा करके गाय का ट्रेसिंग, गाय का पूरा हिस्ट्री वो सब एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे मैंने काफी मात्रा में तो प्रयास किए हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्री का उल्लेख करके। विषय ये है कि गाय गौ माता को हमें
गाय माता की रक्षा हमें करनी है, लेकिन गाय हमारी रक्षा करेगी, ये विश्व की रक्षा करेगी, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा यदि हम उनके साथ जुड़ेंगे। यदि हम उनको हेल्थ इश्यू, यदि ऑर्गेनिक खाना हो जाएगा तो हमारा पूरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, पूरा देश से स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ भारत नारा दिया है, हेल्थी इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब काउ बेस्ड इंडस्ट्री में समाया हुआ है और हर जगह आपको कहीं ना कहीं सरकार की मदद इसमें मिलेगी। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से हमारे यंगस्टर को आह्वान करता हूं कि आप बहुत से लिंक पे जाइए, उठिए, आपको बहुत सा उनमें से कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन मिलेगा और एक बिजनेस के नाते सर्च करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो विन विन सिचुएशन में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में वोकल टू लोकल, और गौ हमारी माता है, वो विश्व माता है, वो सही मायने में पूरा हो जाएगा। गाय ही विश्व का कल्याण कर सकती है, मेरा एक दृढ़ विश्वास हो गया। पिछले 10 साल में मैं जब गाय के साथ जुड़ा हूँ, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि अब देश पर क्या करिए, भारत में पूरे देश में काम करिए, और इसलिए आप सबको और मैं अपने दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस माध्यम से इस विषय को आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखा है। आने वाले दिनों में आप लीड लीजिए, अलग अलग फील्ड पर बड़े कॉर्पोरेट वालों को भी बुलाइए, मीडियम स्केल वालों को भी बुलाइए, स्मॉल स्केल वालों को भी बुलाइए, कहीं केवल गौशाला वालों की बुलाइए, कहीं केवल प्रशिक्षण वालों को बुलाइए। नीति आया ही है, कोई भी बात आपने कही प्रशिक्षण की, हमने एक कोर्स तैयार करना शुरू कर दिया है, 6 वीक का, 6 महीने का डिप्लोमा और डिग्री, केवल एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, केवल उसमें बीएससी होगा, एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी इन काउ बेस्ड स्टार्टअप। ये भी सब बिजनेस के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आपकी एफआईआई टीम को। वंदे को मातरम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर वल्लभ भाई जी कथीरिया जी। आपने आई थिंक आज की जो थीम थी पोटेंशियल ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्री, उसको बिल्कुल आपने सार्थक किया है, उसको चरितार्थ किया एक्चुअली। जितने आपने फैक्ट्स रखे, इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी दी, क्या क्या किया जा सकता है इस सब के बारे में बताया, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं काउ बेस्ड इंडस्ट्री से संबंधित। आई थिंक आपने इतने विस्तार से रखा कि मैं एक्चुअली समय का भी मेरा एक पाबंदी थी कि आपको मेरे को सही बात है। आपको वक्तव्य इतना इम्पैक्टफुल और इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आप दे रहे थे, तो मुझे लगा कि चलते रहने देना चाहिए। तो अभी क्विकली आई थिंक अगले 5-7 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे, तो आप भी लेना चाहिए अगर आपकी अनुमति हो तो। जरूर। और हमारा किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो कामधेनु आयोग का हमारा जो वेबसाइट है और हमारा जो आईडी है, ईमेल है, वो कामधेनु करके है, वो देख लेंगे तो मिल जाएगा कहीं भी। मैं अपने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके माध्यम से आए हमारे। जी मैं एक बार पार्टिसिपेंट्स को एक बार सूचित भी कर देता हूँ कि क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपसे रखना चाहूंगा आपके सामने। तो एक क्वेश्चन दीपक जी आपके लिए है सबसे पहले कि एक हमारे पार्टिसिपेंट है राधेश्याम दीक्षित जी, उनका क्वेश्चन है कि जैसा कि दीपक जी ने कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को उद्यमिता के कार्य के लिए जोड़ा जाता है। इसमें शहर और गांव के युवाओं का बेहतर समन्वय किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इसमें कौन कौन से संगठन राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर सकते हैं? संगठन तो अभी जिन संगठनों को सहयोग करने के लिए हम निमंत्रित करेंगे, सबका स्वागत रहेगा। हम 3 विश्वविद्यालयों का पार्टिसिपेशन अब इसमें कर रहे हैं स्टार्टअप के फील्ड में, और तीनों के सिलेबस में हम ऐसे सजेस्ट उनको कर रहे हैं कि आप उद्यमिता को डालिए, गाय खेती जमीन से जुड़े हुए विषयों को डालिए, जिससे विद्यार्थी भी सीख सकें और जो जिनके उद्योग बंद होने की कगार पे हैं वो भी नए उद्योगों की तलाश में इस दिशा में जा सकते हैं।
ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और इस साल में कई और विश्वविद्यालय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो सब में यही सिमिलर प्रयास हमारा रहेगा। थैंक यू सर। एक सजेशन भी आया है, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं सुचित्रा गडार, उनका कहना है कि टेलीविजन इज द बेस्ट मीडिया टू मेक व्यूअर्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देसी काउज, सो आई रिक्वेस्ट कामधेनु आयोग टू मेक सम डॉक्यूमेंट्री एंड डिस्प्ले इट so that most of the products made in गौशाला will be sold to sustain गौशाला। I think ये हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए भी क्वेश्चन है। और दूसरा, धनखड़ जी ने भी एक पॉइंट रखा था कि अगर गांव समृद्ध नहीं होंगे तो देश समृद्ध नहीं होगा, अगर किसान समृद्ध नहीं होंगे तो भारत समृद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए आई थिंक इसको थोड़ा सा, मैं वर्ड ग्लैमरस यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में जानकारी समय समय पर शेयर करते रहना चाहिए, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से या फिर किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि और सभी मिनिस्ट्री भी करती हैं। डॉक्टर वल्लभ, हाँ जी जी। एक कोरोना के समय हमें एक बड़ा समय मिला, तो हम भी जो डीडी रिट्रो चैनल शुरू हुई है, आपको पता होगा डीडी रिट्रो, और दूसरा जो किसान चैनल है अपनी डीडी किसान, तो दोनों से हमारी बातचीत चल रही है कि हम हर हफ्ते कोई न कोई गौ आधारित जो काम करते होंगे उनका इंटरव्यू प्रसारित करेंगे, या तो डॉक्यूमेंट्री चालू कर देंगे। हमारे पास करीब करीब 1000 से ज्यादा ऐसी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री तो हो गई, और धीमे धीमे हम ऐसे डालते रहेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव है, धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक और सजेशन भी आया है कामधेनु आयोग के लिए, इट इज द नीड ऑफ द आवर टू इवॉल्व लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर प्रमोशन ऑफ देसी काउ प्रोडक्ट विद प्रॉपर सब्सिडी लिंकेज टू मेक सस्टेनेबल मॉडल एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड? क्विकली सर, ब्रीफली अगर एक बार। देखिए, हाँ, मैं बीच बीच में वैसे बोलता रहा, लेकिन जैसे कि ब्रीड इंप्रूवमेंट है तो उनके लिए पूरा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, और उसमें अलग अलग स्कीम है। हर एक स्टेट में भी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, हर एक स्टेट में भी गौ सेवा आयोग है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में। हर एक स्टेट में जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री होती है, वो वहाँ कोई ना कोई नाबार्ड की स्कीम, उन्हें कोई गवर्नमेंट की 4 गाय की स्कीम, जैसे अभी माननीय यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो किसान 4 गाय रखेगा तो पर डे 30 रुपया, यानी कि एक गाय का 30 रुपया, तो 4 गाय का 120 रुपया तक पर डे उनको मिलेगा, ताकि वो गाय के आधारित तो गाय रखेगा तो दूध भी उनका हो जाएगा, गोमूत्र गोबर से वो अपनी खेती करने लगेगा। तो ऐसा बहुत सी ऐसी स्कीम है। फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर की मैंने बता दी, बायोगैस की बता दी। अभी अभी जहाँ नहीं है एमएसएमई ने, जहाँ है आईसीआर से भी चालू है, और आपके जैसे सजेशन आते जाएंगे तब तक हम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी हमारी अभी चल रही है कि भाई कहाँ कौन सी आइटम पर ये अपना जीएसटी नहीं लगना चाहिए, कौन से आइटम पर उनको इंसेंटिव देना चाहिए, कितनी सब्सिडी देना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हो गया है। वो है वहाँ हमारा प्रयास है कि हमारे एंटरप्रेन्योर को ये सब बेनिफिट सुविधा मिलने लगे। मैं मानता हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन राजेश डोगरा जी के लिए भी है। एक हमारे पार्टिसिपेंट है परविंदर शर्मा, उन्होंने लिखा है आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वेयर कैन आई गेट काउ डंग एंड काउ यूरिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग? ये तो ट्रेनिंग से संबंधित है। राजेश डोगरा जी अगर भी वो अगर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम किसी भी वेबिनार के थ्रू एक दूसरे से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली वो हमारी गौशाला में जो जिस इलाके में रहते हैं आसपास हमसे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहां जाके विजिट करें, गौशाला को देखें कि वैसे कैसे कार्य होता है। और वैसे भी पालमपुर यूनिवर्सिटी है वहां से कई सारे पे आते हैं वहां पे, वो भी वहां आ सकते हैं और देख सकते हैं हमारे से, बाकी मिल के बात कर सकते हैं। मैं उसमें ऐड करूंगा कि ये ट्रेनिंग के लिए अपने एक जो राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस का गौ सेवा विभाग है, उनका भी हर एक कहीं न कहीं प्रदेश में ऐसे प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत सरकार के हैं, उसमें हम गाइड का कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं कि वो हो जाएगा कामधेनु कृषि विज्ञान केंद्र, और वहां भी किसान को जैसे कृषि की ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए प्रशिक्षण मिलता है, उसका मैनेजमेंट का और ऐसी प्रोडक्ट बनाने का भी। और तीसरा, हम आईटीआई में
जो ITI होता है अपने जिला उद्योग केंद्र में भी हमने ये विषय ऐड करवा दिया है कहीं ना कहीं स्टेट में, कि ताकि वो ट्रेनिंग अपने महिला को या तो एंटरप्रेन्योर को दे सके। चौथी EDII उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें भी हम कर रहे हैं प्रयास कि पूरा एक सिलेबस हो जाएगा। वो सिलेबस के आधार पर ऐसे लोगों को हमने अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही ना, वो सब बेसिक बाद में कहाँ से सब्सिडी कैसे मिलेगी, कैसे लोन मिलेगी, कैसे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या है, ये सब का ट्रेनिंग का प्रावधान EDII के माध्यम से भी आने वाले दिनों में हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, इसमें सभी पैनलिस्ट अपना एक दो शब्द स्टेटमेंट में रख सकते हैं वक्तव्य। एक प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स की, देयर आर सो मेनी schemes for financial assistance to set up micro level industry, but getting loan from banks is not easy till date for the entrepreneurs. So what should be done? इसमें दीपक जी, आई थिंक आप पहले बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है इस तरह के मुद्दे। देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बता दूं कि हमारे बैंक सरकार की सारी स्कीमों को फेल करने के लिए वजीद है। सरकार जिस चीज की गारंटी खुद लेने के लिए तैयार है कि इस लोन की गारंटी मैं ले रही हूं, लेकिन बैंक वाले वहां भी पैसा लघु उद्यमी को तो नहीं देते। हाँ, 8 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंस मिनिस्टर का फोन आ जाएगा तो किसी एक चहेते आदमी को दे दे, ये मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ। और अभी भी जो हमारे मझोले उद्योग और बड़े उद्योग छोटे की कैटेगरी में आ गए, वो सारा सरकारी लोन जो है स्मॉल स्केल के लिए था वही लेकर के जा रहे हैं। हम इस खुशफहमी में कतई ना रहे कि स्मॉल स्केल को कोई बैंक वाले मदद कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मन में बहुत ज्यादा गुबार है, इस मंच पे निकालना ठीक नहीं है। इस विषय में वो वित्त मंत्री जी के सामने निकालेंगे। जी जी। फिर भी मैं थोड़ा आपको आश्वस्त करूंगा, ये तो 50 साल की जो बाबूशाही चल रही है इसलिए दिक्कत हुई है, लेकिन अब जब गवर्नमेंट की नीयत है पक्की